स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के आधार है, किंतु यह खेद का विषय है कि भारत में चुनाव अधिकाधिक भ्रष्ट होते जा रहे हैं। महोदय, भारत में चुनावों पर पूंजी का प्रभाव बढ़ रहा है। दूसरे चुनावों में शासन तंत्र का खुला दुरुपयोग होने लगा है। कानून के अंतर्गत उम्मीदवारों के चुनाव व्यय पर रोक लगाई गई है। एक सीमा निर्धारित की गई है। यह सीमा लोकसभा के लिए 35,000 रुपये तथा विधानसभा के लिए कुछ अंतर के साथ 12,000 रुपये है, किंतु सभी जानते हैं कि इस सीमा का पालन उल्लंघन में ही अधिक होता है। चुनाव में राजनीतिक दल जितना धन व्यय करना चाहें कर सकते हैं। मेरी पार्टी को छोड़कर शायद ही कोई राजनीतिक दल ऐसा हो जो जनता के पास जाकर थोड़ा बहुत धन इकट्ठा करने का प्रयास करता है, किंतु केवल उसके बलबूते चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। सभी दलों के अधिकांश उम्मीदवारों को चुनाव के लिए धन कुबेरों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। कंपनियां कानून से राजनीतिक दलों को चंदा नहीं दे सकती है, लेकिन राजनीतिक दल धन एकत्र करते हैं। यह धन नंबर 2 का होता है। इस धन का कोई हिसाब नहीं होता है। पैरा। डॉक्टर सेठी की गणना के अनुसार राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभाओं आदि के चुनावों पर भारत में लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च होता है। उनका कथन है कि अमेरिका में होने वाले चुनाव व्यय की तुलना में यह खर्च ज़्यादा है। आप यह स्वीकार करेंगे कि जो तत्व 100 करोड़ रुपया काला धन चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों को देते हैं, वे उसके बदले में स्वयं कितना काला धन बनाते होंगे, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। पैरा। शासन तंत्र के दुरुपयोग की घटनाएं न केवल बढ़ती जा रही है, उसके स्वरूप में भी परिवर्तन हो रहा है। पिछले चुनावों के पश्चात कई ऐसी चुनाव या याचिकाएं आई जिनमें ट्रिब्यूनल को, हाईकोर्टों को यह निर्णय देना पड़ा कि रिटर्निंग अफसर उम्मीदवारों को अनुग्रहित करने के लिए मत पत्रों में हेरफेर करते हैं। गलत और पर नामजदगी के पर्चे रद्द कर देते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह बात कही थी कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर निष्पक्षता से अपना कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो चुनावों को स्वतंत्र नहीं रखा जा सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कानून में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध केवल व्यक्तिशः रूप से कार्यवाही हो सकती है। अगर कोई उम्मीदवार किसी सरकारी कर्मचारी के प्रभाव का या उसके अधिकार का उपयोग अपने पक्ष में करें तो उसका चुनाव अवैध हो सकता है, यह स्पष्ट करें। पैरा। श्रीमान, जहां सरकार का सारा ढांचा सत्तारूढ़ दल की सहायता के लिए सक्रिय हो जाता है, वहां चुनाव में बराबरी की लड़ाई नहीं रहती। विपक्षी दलों को एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए विवश किया जाता है जिसमें वे गहरे प्रतिकूल वातावरण में संघर्ष करते हैं। इस सदन में
कई बार चर्चा हो चुकी है कि चुनावों में मंत्रियों को वायुसेना के विमान, हेलीकॉप्टर व अन्य वाहनों का उपयोग करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो संयुक्त प्रवर समिति बनी थी, चुनाव कानून में संशोधन करने के लिए उसने भी इस प्रश्न पर विचार किया, लेकिन बहुमत की रिपोर्ट यह है कि सरकारी साधनों का दुरुपयोग राजनीतिक दलों में मैत्य से रोका जा सकता है। एक परंपरा विकसित की जानी चाहिए जिससे इस तरह के साधनों का दुरुपयोग न हो। सत्तारूढ़ दल कानून के द्वारा इस भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए तैयार नहीं है। पैरा, चुनाव के दिनों में प्रधानमंत्री दौरा करें, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री अपना दौरा प्रधानमंत्री के नाते नहीं करती है, पार्टी की नेत्री के नाते करती है। फिर कोई कारण नहीं है कि उन्हें वायु सेना के विमान उपलब्ध किए जाएं। 4 हेलीकॉप्टरों की कतार उनके साथ उड़े, PWD मंचों की व्यवस्था करे और बैठने की व्यवस्था पुलिस के जिम्मे हों। अन्य दलों को यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, इससे अन्य दल बड़े घाटे में रहते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भी हेलीकॉप्टर में उड़ने लगे हैं। अन्य मंत्री भी हवा में उड़ते नजर आते हैं। कानपुर से उन्नाव जिसकी दूरी 13 मील है, उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते थे। वहां पर उनको सुनने के लिए अधिक भीड़ भले ही न आए, हेलीकॉप्टर को देखने के लिए जनता जरूर जमा हो जाती है। मेरा निवेदन है कि इस तरह के साधनों का दुरुपयोग जनता में एक आक्रोश की भावना पैदा कर रहा है, प्रतिपक्ष में असहायता का भाव जगा रहा है, उसके मन में यह रोष उत्पन्न कर रहा है कि चुनाव की लड़ाई बराबर की लड़ाई नहीं है और जो दल एक बार सत्तारूढ़ हो गया हो वह सत्ता हाथ में बनाए रखने के लिए सब कुछ उपाय करेगा। जहां तक परंपरा को विकसित करने का सवाल है, सरकार ने ऐसी परंपरा का विकास करने के लिए क्या किया है? क्या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई? स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुल मिलाकर चर्चा का स्तर ऊंचा रहा है। विदेश नीति जैसे गंभीर विषय पर ऐसा होना आवश्यक भी है। कुछ माननीय सदस्यों ने मुझे बधाई दी है, कुछ ने आलोचना भी की है। अगर तारीफ से थोड़ा सा खून बढ़ता है तो वह आलोचना से कम हो गया है, लेकिन जोर बराबर बाकी है। लेकिन व्यक्ति की तारीफ का प्रश्न नहीं है। जो भी नीति अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनाई जा रही है वह सरकार की नीति है। वह एक कदम आगे बढ़कर मैं कहना चाहूँगा कि वह किसी दल की नीति नहीं है, वह सारे राष्ट्र की नीति है। पैरा। विदेश नीति के सवाल पर थोड़े बहुत मतभेद होते रहे हैं। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है। एक मात्रा में मतभेद आवश्यक है
मुंडे मुंडे मतः भिन्न, लेकिन जहाँ तक संसार के शक्ति गुटों से अलग रहकर अंतर्राष्ट्रीय गुण तथा दोषों के आधार पर अलग रहने का सवाल है, यह नीति हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों से अनुप्राणित है। सचमुच में यह नीति अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी घरेलू आज़ादी का विस्तार है। मैंने लोकसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस नीति का शिल्पकार कहा था, लेकिन मैंने यह भी कहा था कि अगर पंडित जी की जगह कोई और व्यक्ति प्रधानमंत्री होता, मान लीजिए सरदार पटेल हमारे प्रधानमंत्री होते और कांग्रेस की जगह कोई और पार्टी सत्ता में आती, तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद स्वतंत्र विदेश नीति पर चलने के अलावा कोई विदेश नीति नहीं अपना सकती थी। पैरा। उपसभापति जी, क्या विदेशी चंगुल से छूटने के बाद हम किसी महान शक्ति के चरणों के दास बन जाते? क्या अपने घर में आज़ाद होने के बाद हम अपनी आज़ादी दुनिया के किसी बाजार में नीलाम पर चढ़ा देते? भारत जैसा स्वाभिमानी, प्राचीन और महान राष्ट्र ऐसी भूल नहीं कर सकता था, इसलिए यह हमारी राष्ट्रीय गरिमा के अनुकूल था और हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए भी तकाजा था कि हम शक्ति के गुटों से अलग विदेश नीति पर चलें। इसी सिद्धांत पर हमारी विदेश नीति का निर्माण किया गया है। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।